फुलवारी में चर्चा के इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज फुलवारी में चर्चा श्रृंखला का 21वां अध्याय है, 21st एपिसोड है और 2.5 साल से अधिक समय से ये साहित्यिक आंदोलन, ये एक लिटरेरी मूवमेंट की तरह है। आप सबकी सक्रिय सहभागिता से ये अविरल अनवरत चला आ रहा है। आज जिस पुस्तक पर चर्चा होगी वो आदरणीय ललित मोहन रयाल जी द्वारा लिखित कल फिर जब सुबह होगी, जो गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों पर एकाग्र है। और फुलवारी का ये परम सौभाग्य है कि आज आदरणीय नेगी जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम मैं गढ़ रत्न उत्तराखंड और भारत के गौरव आदरणीय नेगी जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत सादर आमंत्रण है आपको कि अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ आकर। और रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। आदरणीय नेगी जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सब इनको बहुत ही अच्छे भली भांति जानते हैं। फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। नेगी जी का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुई। आपने पहला गीत 1974 में लिखा अपनी माताजी और पौड़ी की महिलाओं की कर्मठता से प्रेरित होकर, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नेगी जी का सम्मान करती हूँ कि आप महिलाओं के बारे में इतने अच्छे गीत लिखते हैं। महिलाओं का जो संघर्ष है और जो संवेदनशीलता आपके गीतों में है महिलाओं के प्रति, ये बहुत ही सराहनीय है। आपने पहला जो संगीत था, म्यूज़िक भी आपने 1974 में कंपोज़ किया और 1976 में आपकी पहली एल्बम गढ़वाली गीतमाला का विमोचन हुआ। आपने गीत संगीत की हर विधा में गायन किया है। आपने कई गढ़वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ और अपना संगीत दिया है। आपने देश के कई प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के लिए संगीत कंपोज किया है, जिनमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल इत्यादि सम्मिलित हैं। उन सब के लिए आपने संगीत दिया है। बड़े बड़े गायकों ने आपके संगीत पे गाया है। आपको देश दुनिया में बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें उत्तराखंड गौरव सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, आवाज़ रत्न सम्मान, राज्य फिल्म सम्मान। आपने 1000 से अधिक गीत गाए हैं और उत्तराखंड के सभी युवा गायक आपसे ही प्रेरणा लेते हैं। आप ही के गीत बार बार गाए जाते हैं। अंत में मैं रतूड़ी जी के शब्दों से कहना चाहती हूँ, जो आपने इसमें पुस्तक के पीछे जो लिखा है। नेगी जी देवभूमि उत्तराखंड के लोकप्रिय कवि, दार्शनिक, गायक, संगीतकार हैं। उनके विशिष्ट योगदान ने उन्हें पर्वतवासियों की भावनात्मक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का पर्याय बना दिया है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। अब मैं आज के नायक और लेखक आदरणीय रयाल जी को अपना स्थान ग्रहण करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। रयाल जी, आप अपना स्थान, और रतूड़ी जी को उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। ललित मोहन रयाल जी से भी आप सभी परिचित हैं। आप प्रारंभ से ही फुलवारी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ आपकी एक पुस्तक कारी तू कब्बी ना हारी पर बहुत सार्थक चर्चा हुई थी। आज आपकी इस पुस्तक पर पुनः चर्चा हेतु फुलवारी में बहुत उत्साह है। आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल में हुई। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के बहुत ही कर्मठ और सम्मानित अधिकारी हैं। आपकी पूर्व प्रकाशित रचनाओं में खड़क माफ़ी की स्मृतियों से, अथश्री प्रयाग कथा, चाकरी चतुरंग इत्यादि हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और पुनः सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। प्रणाम। आज जैसा अभी राधा जी ने कहा, ये फुलवारी में चर्चा श्रृंखला जो है उसके ये 21वां सत्र है और लगभग 2.5 साल से ऊपर अब
हो गया है इसको, और आप सबकी जो यहाँ इसमें सहभागिता है उसको प्रणाम। उसकी वजह से जो ये चर्चा है ये इसमें एक आनंद सभी को हम लोग लेने का अवसर मिलता है। आज जिस प्रकार से हम निरंतर जो हमारा एक यहाँ फॉर्मेट रहा है उसी में हम लोग उसी प्रकार से आज चर्चा करेंगे। पहले लगभग 35 मिनट के करीब, आधा घंटा 35 मिनट हम लोग यहाँ अपने आज के जो हमारे दोनों अतिथिगण हैं, आदरणीय गणरत्न जो आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, और हमारे लेखक जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक पर हम आज चर्चा करेंगे वह कल फिर जब सुबह होगी, ये आपके समक्ष है, जिस पर बहुत सुंदर एक चित्र हमारे जो विश्वविख्यात कलाकार हमारे आदरणीय श्री नेगी जी हैं, उनका बहुत सुंदर एक चित्र है जो ललित मोहन रयाल जी ने लिखी है पुस्तक। ये पुस्तक 2024 में इसका प्रथम संस्करण निकला है, और ये हमारे जो लेखक हैं ललित मोहन रयाल जी, जैसे जो पूर्व में भी उनकी एक पुस्तक पे यहाँ चर्चा हो चुकी है, इसमें उन्होंने 100 ऐसे गीत छांटे हैं। वैसे तो जो हमारे इस पुस्तक के सब्जेक्ट हैं, जो वस्तु विषय हैं, वो आदरणीय श्री नेगी जी की जो कला, उनका जो रचना संसार है वो इतना विराट है कि उसको समेटना किसी भी एक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से बहुत कठिन है। और आप और हम सब अवगत हैं उनका जो उनके जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो रचनाएं हैं, उस पर देश दुनिया में लोग उसको आनंद भी उठा रहे हैं, उस पर बहुत गहन शोध भी जगह जगह हो रहा है। 100 ऐसे गीत 8 भागों में हमारे लेखक ने बांटे हैं, जिसमें उन्होंने इन 8 भागों में जो बांटा है, सबसे अधिक जो गीत उसमें उन्होंने 100 में से छांटे हैं। 20 गीत तो श्रृंगार, सौंदर्य, प्रणय, आकर्षण इससे संबंधित हैं, और 15 गीत जो हैं वो प्रकृति, परंपरा, परिवेश, विरह, वियोग, वेदना, व्यथा। 14 गीत जो हैं वो पलायन, प्रवास, विस्थापन। 11 जो गीत हैं इसमें वो ऋतु गीत, पर्व, त्योहार, आह्वान के साथ गीत हैं, और 9 गीत जो हैं वो जो विभिन्न प्रकार की समस्या, संक्रमण, ओहपो, लोरी, मुनहार, आशीष, नसीहत, ये कैटेगरीज में बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने, एक बहुत कठिन कार्य है इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी हमारे आदरणीय नेगी जी की है, उसको एक प्रकार से उसमें से कुछ निकालना, क्योंकि आप क्या निकालें, क्या छोड़ें, क्या रखें, ये बहुत कठिन कार्य है। इसमें ब्लर्ब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेखक ने मुझे इसमें ब्लर्ब लिखने के लिए कहा था, तो मैं थोड़ा सा उसको बस कुछ लाइनें उसकी पढ़ना चाहूँगा, ताकि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो गढ़वाली संस्कृति या गढ़वाली गीत भाषा या उसके संगीत से उतने अवगत ना हो, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे और लेखक भी हैं जो हिंदी के तो खैर सभी हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा। नरेंद्र सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के लोकप्रिय कवि, दार्शनिक, गायक, संगीतकार के रूप में स्थापित हैं। विगत आधी सदी से उन्होंने हिमालय मध्य पहाड़ी भाषा, इसका मेरा आशय ये, मध्य पहाड़ी गेरसन जो सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे जो पहला भारत में हुआ था, उसमें उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली 3 भाषाओं को मध्य पहाड़ी में रखा था। उसमें जो गढ़वाली में अधिकांश इनके गीत हैं, वैसे आपने कुमाऊनी में, जौनसारी में और तमाम गाए हैं। भाषा में न केवल मधुर गीतों का सृजन किया, अपितु अनेक खोए हुए लोकगीतों व शब्दों को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनके विशिष्ट योगदान ने उन्हें, ये जो महत्वपूर्ण लाइन है मेरे हिसाब से, उनके विशिष्ट योगदान ने उन्हें पर्वतवासियों की भावनात्मक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का पर्याय बना दिया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो
यूनेस्को और उसकी जो भाषाओं का जो है, हमारी पहाड़ की जो हिमालय भाषाएं हैं वो एक प्रकार से थ्रेटेंड हैं, वो गायब हो रही हैं। और एक हम लोग सब जानते हैं कि भाषा जो है वो एक संस्कृति का वाहक होती, और संस्कृति जो है, जिस प्रकार से परिवार में माता पिता बताते हैं अपने बच्चों को कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये करना, ये मत करना, ये जो मूल्य हैं, तो वो परिवार के जो माता पिता हमारे पुरखे बताते हैं उसको हम ले जाएं समाज के स्तर पर, तो वो एक अनुभव है। और वो सैकड़ों साल का जो अनुभव इस हिमालय में, जो यहाँ के हिमालय वासियों का अनुभव है, उसको समेटे हुए वो भाषा है। और उस भाषा में जो अभिव्यक्ति है वो एक प्रकार से धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य नेगी जी ने किया है, वो एक प्रकार से जो शताब्दियों से यहाँ के जो समाज है उसके जो मूल्य हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उसके वाहक उनके गीत हैं। और उसमें ऐसे शब्द उन्होंने ढूंढे जो विलुप्त हो रहे थे, जो गौण से हो गए थे बिल्कुल, उनको दोबारा से उन्होंने, तो इस प्रकार से उनके विशिष्ट योगदान ने उन्हें पर्वतवासियों की भावनात्मक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का पर्याय बना दिया है। इस पुस्तक के लेखक ललित मोहन रयाल ने नरेंद्र सिंह नेगी के समग्र गीत संसार में से ऐसे 100 गीतों को चुनकर शामिल किया है जो नेगी जी के रचनात्मक विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन गीतों में निहित भावनाओं, विचारों पर गहन शोध करके लेखक ने पर्वतीय परिवेश, जनजीवन, संस्कृति जैसे विषयों को सरल, पठनीय और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक प्रदेशवासियों, प्रवासियों, अब इसमें जो प्रदेश के वासी हैं उनके लिए तो इसमें रुचि होगी, लेकिन यहाँ आप और हम अवगत हैं कि जो हमारे प्रदेश की आबादी है उससे उतनी ही लगभग हमारी देश में और दुनिया में प्रवासी हैं। और वो अब आजकल इंटरनेट और सब ये जो कनेक्टिविटी है उसके युग में सब जुड़ गए हैं। तो यह पुस्तक प्रदेशवासियों, प्रवासियों को रुचिकर लगेगी, खास तौर पर उन विद्यार्थियों और ये वो भी जो गढ़वाली नहीं भी समझते हैं और सौंदर्य, एस्थेटिक्स में, संगीत में या पोइट्री में वो जो दिलचस्पी रखते हैं, वो सौंदर्य शास्त्रियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी जो मानव मन की सार्वभौमिक अभिव्यक्ति में रुचि रखते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, और हमारी जो प्रयास रहेगा कि एक तो लेखक से इस प्रकार की हम वार्तालाप करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इतने जो रचनात्मक विस्तार है हमारे आज के कलाकार का, वो उसमें से कैसे उन्होंने छांटा, कैसे शोध किया, क्या उन्होंने लिखा, कैसे लिखा, वो तो पूछेंगे। हम जो आदरणीय नेगी जी हैं, क्योंकि वो स्वयं यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा सौभाग्य है, तो उनसे भी हम उनके जीवन के बारे में, उनकी जो रचना करने की जो शैली है, किस प्रकार से वो करते हैं, उस पर भी सवाल पूछेंगे। और हम उनसे ये भी अनुरोध करेंगे कि बीच बीच में एक एक लाइन हमको अपनी जो विशिष्ट उनकी जो प्रतिभा है उससे भी हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा, तो ऐसा अनुरोध होगा। मैं इससे पहले आगे चर्चा को बढ़ाऊं, इसमें लेखक ने एक बहुत सुंदर अल्लामा इकबाल का शेर लिखा हुआ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अगर जो हम इस शेर के दृष्टि से देखें तो आदरणीय नेगी जी और जो संस्कृति के वो पर्याय हैं, ये दोनों एक दूसरे के, दोनों पे ये शेर लागू होता है। एक तरफ वो 1200 साल पुरानी संस्कृति जो गढ़ की है और गढ़ रत्न हमारे जिसको पर्याय हैं और उन्होंने जिसको आगे बढ़ाया है, तो वो इसमें एक गीत है जो है कि मुझे पाड़ी पाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। एक गीत है इसमें,
जी। तो ये एक उस प्रकार उस चीज का एक चिन्ह है जो वो संस्कृति के बारे में जो एक खोई हुई पीढ़ी का जो हो सकता है। तो वो जो खोई हुई पीढ़ी है उसको सही जगह पे लाना और उस संस्कृति जो खोई हुई गौण हो रही है उसको पोंछ के बाहर निकालना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संसार में जितनी संस्कृतियां हैं, इसमें इकबाल का दूसरा भी है जहां वो है कि भाई रोम और मिस्र वो सब समाप्त हो गए, लेकिन कुछ चीज है जो हम में है अभी बाकी। तो उसके दृष्टिगत अगर जो हम देखें तो सतत चली आ रही निरंतर जो सबसे प्राचीन संस्कृतियां संसार में हैं, उस संस्कृति का जो उद्गम स्थल है, ये शायद अगर जो गंगा ना होती तो हमारी संस्कृति ऐसी तो ना होती, कम से कम ये तो बात पक्की थी। और ये गंगा का जो उद्गम स्थल है वो हमारे यहाँ हिमालय में है। और उस संस्कृति का जो उसकी जो मानवीय मूल्य हैं, उनके जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे, आप यहाँ उस शास्त्रार्थ की बात नहीं है, लेकिन एक जहाँ हम कहेंगे कि द वायलेंस हैज़ बीन एस्च्यूड कंप्लीटली, एक सभ्यता जो जहाँ हिंसा बिल्कुल गौण हो गई, जहाँ सभ्यता है और कोई शौर्य और वीरता की कमी नहीं है, लेकिन वैसी जो बर्बर हिंसा है वो नहीं है, जहाँ मानवीय मूल्य जिंदे हैं। वो संस्कृति का उद्गम स्थल, वो संस्कृति को वो कह रहा है कि मैं वो नहीं हूं, मैं देहरादून वाला हूं। ये बहुत एक सोचने वाली बात है। तो उस संस्कृति को एक प्रकार से पहचान कर उसकी जो महत्व है उसको लाने वाले आदरणीय नेगी जी। तो वो जो नरगिस है वो हजारों साल से अपनी बेनूरी को देख रही है, झेल रही है, और फिर नेगी जी आए और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और वही हम लोग हैं जो ऐसे बहुत सारे कलाकारों, तो देखिए जो भी कला के क्षेत्र में जाता है वो उस थ्रेशोल्ड को, उस देहली को पार कर देता है जहां तर्क समाप्त हो जाता है और वो एक प्रकार से प्रभु के मंदिर में चला जाता है। तो कलाकार तो सभी पूजनीय हैं, लेकिन जिस संस्कृति का कार्य हमारे आदरणीय नेगी जी कर रहे हैं तो वो भी एक नरगिस हैं, तो वो भी एक नरगिस हैं। और हमें भी ये पहचानना है कि हजारों साल जो है नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तो हम लोगों को दीदावर वो बनना चाहिए। तो मेरा ये इसके साथ प्रारंभ करना का मैं कार्य करता हूँ। मैं सबसे पहले आदरणीय लेखक श्री दयाल जी से मैं यह जानना चाहूँगा कि जो ये पुस्तक आपने लिखी, वैसे तो ये कहने की बात नहीं है क्योंकि इतना गहन और विस्तार वाला सब्जेक्ट आपने चुना, और ये क्यों ना चुने कोई, पर आपको इसकी प्रेरणा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने इस पर क्या ऐसे रिसर्च करके कैसे आपने इन 100 गीतों को प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं और उनको चुना, और किस प्रकार से आपने इनको 8 खंडों में बांटा, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि टैक्सोनॉमी होती है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कैसे आपने इसको किया, तो इस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे। आदरणीय नेगी जी को जब हमने होश संभाला तो उसी समय से नेगी जी का जो गाना था, चमचम की झाम डांगियों माँ कहते खुजानी होली, तो उस समय हमारा चाइल्डहुड उसी समय संताल में, तो गांव में, गढ़ समाज में और पूरे आसपास पूरे परिवेश में रही है। 97 में सर, जब भारत की स्वर्ण जयंती वर्ष आज़ादी की मनाई जा रही थी, तो बीबीसी में भारत नामा एक एपिसोड धारावाहिक था, मधुकर उपाध्याय उसे कवर कर रहे थे। तो उस समय हम लोग अनडिवाइडेड यूपी के पार्ट थे। तो मधुकर उपाध्याय के यूपी वाले हिस्से में जब ये पर्वतीय अंचल की बात आई तो उन्होंने ये कहकर समेटा कि 1000 किताबें पढ़ लो या नरेंद्र सिंह नेगी के गीत सुन लो, आप गढ़ समाज को पूरा समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया।
तो मतलब इतनी व्याप्ति नेगी जी के गीतों में, और फिर जैसे मैम ने भी कहा कि गढ़ नारी को लेकर सबसे ज़्यादा सहानुभूति आपकी यहाँ के स्त्री समाज को मिली है। और फिर जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा टफ टेरेन है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, इवन मतलब ऋतु गीत से लेके, प्रकृति गीत से लेके, तमाम तरह की जितनी दुश्वारियाँ, जटिलताएं, जितने भी इसमें हर्षोल्लास के प्रसंग हैं, तो नेगी जी ने लगभग सभी हिस्सों को छुआ है और बहुत आम जन की भाषा में उसे एड्रेस किया है। तो प्रभाव था बहुत लोगों पर है। फिर अचानक हमें ये लगा कि हम इनके सुधी श्रोता के तौर पर हमने सोचा कि इस पर कमेंट्री की जाए। फिर सर वो वर्गीकरण करना ही होता है, तो फिर जो एक बनता है तो इस टाइप से सर। बस इसमें एक और मैं थोड़ा सा बस इसमें ऐड करूँ, फिर मैं आदरणीय नेगी जी पर जाऊंगा। आपने बहुत अच्छा इसमें एक अध्याय लिखा है जिसमें आपने, देखिए हर संस्कृति के अलग अलग संस्कृति संसार में है और हमारे देश में ही इतनी विभिन्न संस्कृतियां हैं, लेकिन मानव की जो संस्कृति है उसमें संगीत, साहित्य और मानवीय जो हृदय की जो वेदनाएं हैं, उसके लिए तो कोई भाषा की बाधाएं नहीं है। उसके दृष्टिगत आपने बहुत अच्छे तरीके से एक और अमेरिका के जो प्रोटेस्ट सिंगर थे और फोक सिंगर हैं बॉब डिलन, उनको लिया, और भारत में जो भारत में एक भारत रत्न भी हुए हमारे आदरणीय भूपेन हजारिका जी, जो आसाम के, उन्होंने बंगाली में भी गाए हैं, आसाम में असमीज़ में भी गाए हैं, हिंदी में भी गाए हैं, अंग्रेज़ी में भी गाए हैं, उनको लिया। और हमारी जो यहाँ की जो हिमालय संस्कृति के एक प्रकार से जो मैं कहूँगा दृष्टा हम कह सकते हैं, आदरणीय नेगी जी हैं, उनको आपने तीनों को उसमें डाला। तो आपको ये कैसे लगा कि हम इन तीनों को वहाँ ला सकते हैं एक मंच पर? सिमिलरिटी तो सर हजारिका जी में, नेगी सर में ये रही कि दोनों ने आकाशवाणी में काम किया। बहुत अच्छे। वहाँ ब्रह्मपुत्र बहती है, हमारे यहाँ गंगा यमुना बहती है। उन्होंने भी उस समाज की और जो लोक धुने हैं सर, और सिमिलरली मिसिसिपी घाटी में बॉब डिलन का भी वही काम सर, लेकिन अपील तो उसकी वैश्विक है सर, क्योंकि यूनिवर्सल होती हैं समस्याएं। बहुत अच्छे। और नेगी सर में भी वो दिखा हमें कि वो भाव और जो अनुगूंज है वो सिमिलर है सर। बहुत बढ़िया। अब ये मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जब से स्कूल में पढ़ता था तब से बॉब डिलन के गाने में सुनता था और मैं उसका बहुत बड़ा एक फ़ैन हूँ। और भूपेन हजारिका भी मेरा बहुत मैं कहूँगा बिल्कुल खासी वो सिंगर थे। और हमारे नेगी जी तो खैर हमारे यहीं के अपने ही सिंगर हैं। और ये बहुत सही, मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई, लेकिन ये बात सही है कि अंग्रेजी में शब्द है प्रॉफिट शब्द है। तो ये तीनों लोग प्रॉफिटिक सिंगर्स हैं, जो एक प्रकार से दृष्टा हम कहें कि जो युग को किधर जा रहा है देख सकते हैं और किधर जाना चाहिए वो बड़े सूक्ष्म तरीके से इंगित कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर। मैं आदरणीय नेगी जी से अब थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा। आपके गीत तो सारी दुनिया सुन रहा है, आज सारी दुनिया सुन रही है। और मैं उनके लिए जो ख़ास तौर से जो गढ़वाली नहीं जानते हैं, आप गढ़वाली के अलावा कुमाऊनी, जौनसारी और तमाम गीत, हज़ारों में गीत गाए हैं। संगीत सिनेमा तक में दिया है। बड़े बड़े जो हमारे नेशनल सिंगर्स हैं, लता मंगेशकर जैसे, उनके लिए भी संगीत तैयार किया है। तो एक बहुत ही, और एक और चीज़ है कि जो आप देखेंगे कोई गीत लिखता है, कोई संगीत बनाता है। गीत लिखना एक प्रकार से एक काव्य है और संगीत एक अलग चीज़ है। फिर एक दार्शनिक होता है जो मैंने जैसे कहा दृष्टा,
तो वो एक अलग पहलू है। फिर है कि जो संस्कृति और इस प्रकार की चीज़ को जो जानता है और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसे अभिव्यक्त करती है, ये सारा समग्र। तो हम जब देखते हैं किसी गीत में तो कहते हैं लिरिक्स फला के हैं, गीत फला का है, संगीत फला का है। यहाँ सब कुछ अकेले है, एक ही शख्स में वो सब विराजमान है। और जैसा अभी रयाल जी ने कहा, वैसे जो हमारी संस्कृति है उसमें शब्द और संगीत, मैं कितनी बार इसको कह चुका हूँ कि हमारी जो समवेद है और जो हमारी छांदोग्य उपनिषद है, उसमें उद्गीत जो है वो एक प्रकार से शब्द भी है ओम का, और वो एक प्रकार से सृष्टि का अनंत नाद ब्रह्म भी है, अनंत नाद जो किसी फ्रिक्शन से नहीं बना हुआ है। और वो संगीत को हम जब पकड़ते हैं तो वो एक प्रकार से कोई स्मृति नहीं है, वो श्रुति है, वो डायरेक्ट आती है किसी को, वो प्रेरणा से ही आती है। वो जो गीत हैं उनको आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये जानना चाहेंगे आदरणीय नेगी जी से कि वो, क्योंकि उनके गीत तो सब सुन रहे हैं, हम थोड़ा सा उनसे स्वयं ये सुनना चाहेंगे कि वो कैसे उनको इस रास्ते पर ये, मतलब एक प्रकार से जिसे वर्ड्सवर्थ कहता है ना कि इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी होता है, कुछ आवाज़ मिलती है कहीं से कि भाई मुझे इस दिशा में जाना है बचपन से, क्योंकि आपने सरकार में काम भी किया कुछ दिन के लिए, सरकारी सेवा में भी रहे, और वो हम सभी को, मैं तो खैर और भी डंडे वाले डिपार्टमेंट में रहा, ये मतलब भाग्य सौभाग्य जो भी कहिए, वो तो रोटी खानी है हमें, वो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो आत्मीय जो बात है उस ओर बचपन से कैसे आपको इस बात का इल्म हुआ और संगीत की ओर कैसे आप गए, उसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया, और आपकी जो रचना जब आप करते हैं इस प्रकार की रचना, जैसे अभी रयाल जी कह रहे हैं कि कोई आदमी एक पुस्तक लिखता है, 10 पुस्तक लिखता है, आप एक गीत गाते हो और पूरी लाइब्रेरी उसमें समा जाती है, तो ये कैसे आप करते हैं? थोड़ा सा इन बातों पर आप थोड़ा सा बताएंगे और फिर हम आपसे एक एक लाइन सुनेंगे। धन्यवाद रतुल जी। मैं पहली बार आपकी इस साहित्यिक सभा में शामिल होने का मुझे मौका आप लोगों ने दिया, इसलिए आपको, राधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे पहाड़ में सभी बच्चों का लालन पालन होता है, मैं भी उसी में एक था। लेकिन हमारे गांव में, मैं पौड़ी गांव का रहने वाला हूं, तो हमारे गांव में एक बहुत अच्छी प्रथा है गीतों की, गीत लगते हैं। और उस ज़माने में बसंत पंचमी से लेके और बैसाखी तक हर घर में गीत लगाते हैं लोग, महिलाएं भी पुरुष भी। तो मैं बचपन से उन्हें सुनता रहा और दिलो दिमाग में बहुत गहराई तक उतरते चले गए। लोकगीत होते हैं। और उसके बाद मैंने वहीं पौड़ी में ही शिक्षा दीक्षा ली, और फिर वहाँ से जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो बल्कि मेरे एक सहपाठी बिहारी लाल जी यहाँ पर हैं, वो डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर भी हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ याद होगा। नेस्मोरिटी कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो शायद उनको ये बात भी याद होगी कि वहाँ पे 68 में एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, जनसंघ ने, तब जनसंघ हुआ करता था, आज जो बीजेपी है। तो जनसंघ ने एक राष्ट्रभाषा का आंदोलन चलाया था, हिंदी राष्ट्रभाषा हो इस देश की। बहुत बड़ा आंदोलन फैला, 68 की बात कर रहा हूँ, तब हम इंटरमीडिएट में थे। और उस आंदोलन में वो लोग, जनसंघ से जुड़े हुए लोग हमारे कॉलेज में भी आए। फिर वहाँ पे उन्होंने घंटी बजा के छुट्टी की बच्चों की, और सब लोग
को एक साथ ले गए और हमारे हाथों में उन्होंने काले रंग के रंग पकड़वाया, डब्बे पकड़वाए और ये कहा कि जहाँ जहाँ अंग्रेजी के बोर्ड हैं उनको पोतते चले जाओ और नारे लगाते चले जाओ। तो वो विद्यार्थी जीवन था। हम ये सब करते रहे, निकल गए बाजार में और वहाँ पे गिरफ्तार हो गए हम कुछ लोग, लगभग 20 लोग थे हम, और बाकी लोग भाग गए, निकल गए हम लोग। और इस तरह से 65 दिन मैंने जेल में गुजारा। इंटरमीडिएट में क्या आयु थी आपकी उस समय? मैं इंटर में पढ़ रहा था, शायद 18-19 साल का था। तो उसके बाद जेल में चले गए। पौड़ी में बहुत छोटी जेल है थी उस समय, अब तो एक बड़ी बन गई है। तो उस जेल में जगह नहीं हुई, फिर उन्होंने फिर हमको बिजनौर सेंट्रल जेल में भेज दिया। तो वहाँ फरवरी लास्ट में हमारी जमानत हुई। बहुत कोशिश की घर वालों ने जमानत हो जाए, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग आरएसएस के भी थे, वो भी आ गए थे इसमें। और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को जा रहे थे कि ये सारे आरएसएस के लोग। और फिर हमारी जमानत नहीं हो पाई, बहुत परेशान रहे परिवार के लोग। तो जब फरवरी में किसी तरह से जमानत हुई, और उसके बाद उस ज़माने में मार्च में हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो किसी तरह से। और जब हम जेल में गए तो वहाँ पर जो जेलर थे वो धीरे धीरे समझ गए कि ये विद्यार्थी लोग हैं, और धाराएं हम पे लगी हुई थी, मर्डर की, और 12 धाराएं थी, मैं तो भूल भी गया हूँ कुछ, और डकैती की, आगजनी की, न मालूम क्या कि 12 धाराएं हम पे लगाई हुई थी। जब और हमारे नारे लग रहे थे क्रांतिकारियों के बाहर। तो जब जेलर ने वो चार्ज सौंपी पौड़ी के अधिकारियों ने उन्हें, तो उन्होंने कहा अरे ये क्रांतिकारी कहाँ, ये तो अपराधी हैं, इनसे इन पे जो धाराएं लगी हैं। फिर वो धीरे धीरे समझ गया कि ये विद्यार्थी हैं। और वहाँ पे फिर फरवरी में जब हम जमानत हमारी हुई, तो उसके बाद फिर किसी तरह से रोध होके हमने मार्च में इम्तिहान दिया। तो बहुत कम नंबर से पास तो हो गए किसी तरह से, लेकिन अब ये था कि अब आगे क्या करूं। मैं पढ़ना चाहता, कैसे होगी पढ़ाई। और मेरे पिताजी फौज के रिटायर थे, नायब सुल्तान थे, और बहुत पुराने ज़माने अंग्रेजों के टाइम में। तो उनकी पेंशन भी इतनी नहीं थी कि वो, पौड़ी में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो श्रीनगर वो भेजने की स्थिति में नहीं थे। फिर मेरे एक भाई अजीत सिंह नेगी ब्लाइंड थे, वो म्यूज़िक के टीचर थे रामपुर में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है चाचा जी, आप इनको मेरे साथ भेज दो रामपुर में, वहाँ इसको एडमिशन दिलाएं। तो मैं फिर रामपुर रजा कॉलेज में बीएससी में मेरा उन्होंने एडमिशन कराया। और एडमिशन भी बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि नंबर मेरे बहुत कम थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा इसे आर्ट साइड लेवाओ, इसे साइंस क्यों लेवाते हैं, इसके तो नंबर बहुत कम है। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा। और साइंस की बातें मैं शायद बाद में भूल जाऊँ। मेरे गीतों में दयाल जी ने शायद पकड़ा होगा कि मेरा दृष्टिकोण भी हमेशा वैज्ञानिक ही रहा है, और वो गीतों में कहीं ना कहीं झलकता है आपको की गहराई। वाह, बहुत अच्छे। तो मैंने बीएससी में जब एडमिशन लिया, उसके बाद वहाँ पे मेरे भाई ने कहा, चचेरे भाई अजीत सिंह नेगी जी ने, कि यार तू पढ़ाई के साथ साथ कुछ म्यूज़िक में क्यों नहीं करता है। मैं वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे म्यूज़िक का लड़कियों को, सीनियर लड़कियों को। तो वो उन्होंने कहा तू तबला सीख। तो उन्होंने मुझे तबले पे हाथ रखना सिखाया, और धीरे धीरे करके मैं बजाता चला गया, और मुझे लत लग गई तबले की। वाह, लत लग गई, तो वहाँ भी मेरी पढ़ाई पीछे हो गई। वहाँ भी मेरी पढ़ाई पीछे हो गई।
और मैं तबला बजाने लग गया। और उसके बाद तो फिर मैं शुरुआत में मैं तबले का ही विद्यार्थी रहा, और फिर तबले में मैंने फिर दोबारा से बीए किया, ये म्यूज़िक। वाह। और जब मेरा एग्ज़ाम था तबले का देहरादून में, तो वहाँ गेट में मुझे बिहारी लाल जी मिल गए, मेरे हमारे मित्र। तो उन्होंने मेरा बैग देखा तबले का, मुझे याद है, वो शायद भूल गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तो इम्तिहान लेने आया है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं इम्तिहान देने आया हूँ। बहुत साल हो गए थे, ये वहाँ शायद लेक्चरर हो गए थे, टीचर हो गए थे वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो मैं फिर म्यूज़िक पढ़ा, मैं किया, और इस तरह से तबले का मैं तबला बजाता चला गया। और फिर पौड़ी में बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं था तबले का, लेकिन इन टीचर्स लोग थे वहाँ पे जो म्यूज़िक के टीचर्स थे, उनके साथ में तबला बजाया करता था उनके। और इस तरह से म्यूज़िक के प्रति मेरी रुचि बढ़ी। और पढ़ने के बाद जब मैंने महसूस किया कि पौड़ी में रह के मैं तबले में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे कहीं इसमें किसी उस्ताद के शरण में जाना पड़ेगा। ये और तबले में, पहाड़ में तबले का भविष्य भी मुझे उस समय, उस युग में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। सारा माहौल वहाँ पे लोक संगीत का ही था। तो फिर मैंने पासा पलटा और मैं फिर लोक संगीत की तरफ चला। फिर मैंने लोक संगीत की पुस्तकें, जो पुराने लेखकों ने, गोविंद चाहता जी से लेके, और उनसे भी बहुत पुराने लेखकों का, यहाँ देहरादून से ही एक घंटाघर के पास एक दुकान थी जहाँ पे ये पहाड़ी भाषा और संगीत का कविताओं की किताबें मिलती थी। मैं वहाँ आता था और वहाँ से मैं किताबें ले जाता था, और इस तरह से लोक संगीत की तरफ मेरी रुचि, रुझान बढ़ता चला गया। और लोक संगीत में सबसे पहली रचना मेरी यहाँ विकास नगर, चौहड़पुर कहते थे। हाँ, चौहड़पुर। जी जी। हाँ। तो वहाँ पे एक पिताजी के आँख का ऑपरेशन कराना था मुझे, तो पौड़ी में आँख का अस्पताल नहीं था। हाँ, वो बहुत जी, अच्छा, जी। बड़ा दिलचस्प है वो आपका वाक्य। सुनाइए उसको सुनाइए। हाँ, सुनाइए। नहीं, छोटा जितना शॉर्ट में करते हैं। तो वहाँ पे मैंने, अपने मित्र थे कश्यप भाई, वीरेंद्र कश्यप जी, उनकी दुकान थी एमिनेशन की। मैंने कहा भाई साहब कोई ऐसा हॉस्पिटल देखिए कि जहाँ पे मैं पिताजी का ऑपरेशन करा सकूँ, और कोई अगर क्योंकि उस समय मैं सूचना विभाग में रेडियो क्लर्क की एक पोस्ट थी, तो परिवार की आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर हो गई थी पिताजी की, क्योंकि हम 7 मेरी बहनें और हम 2 भाई, तो बड़ा परिवार था। तो मैंने कहा, मैं नौकरी लग गया था, ये रेडियो क्लर्क की नौकरी एक सूचना विभाग में थी, और वहाँ पे मैंने 156 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी उस टाइम। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो देहरादून और उसके आसपास कहीं ऐसी कोई हॉस्पिटल हो जहाँ में पिताजी का ऑपरेशन हो जाए, और खर्चा भी जो है नॉमिनल हो, इतना खर्चा भी कर नहीं पाऊँगा। तो फिर उन्होंने, ये डॉक्टर लेमन का हॉस्पिटल था चौहड़पुर में, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया। उसने कहा वहाँ तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन निःशुल्क हो जाएगा। फिर मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ लेके आए मैं पिताजी को, तो वो वार्ड में एडमिट हो गए, और मैं बाहर बरामदे में, किसी चौकीदार ने बताया कि बगल के होटल में जो है वहाँ से एक चारपाई ले लो, बरामदे में आ जाओ, बरामदे में लेट जाओ, और सुबह डॉक्टर के आने से पहले यहाँ से साफ कर लेना अपना देना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं यहाँ फारसी में कैसे रहूँ। और वहाँ पे लेट है कि बारिश भी हो रही थी। मैं अगस्त का पहला गीत लिखा, पहला गीत वो मैंने पढ़ा आपका पूरा खुद सी लगी कुछ। वो एक लाइन सुना दे आप, अगर जो याद छा आप, जरा सुना दे आप एक लाइन। जो हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं, जिसे मैं बचपन से
ये ईयर कौन सा साल रहा होगा सर? ये 74। 1974। मैं बचपन से देख रहा था, तो मैं अपनी माँ को देखता था कि ये मिलती नहीं है, ये कभी जंगल में चली जाती है, कभी खेतों में, कभी 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 पानी के लिए दूर दूर जाते थे पहाड़ में। तो उसको मेरे दिमाग में एक छाप थी, और मुझे बचपन में लगता था कि इस पर बहुत ज़्यादा बोझ है। लेकिन जब धीरे धीरे समझने की कोशिश की अपने पूरे समाज को, तो लगा यार पहाड़ की हर माँ की यही स्थिति है। वाह वाह। केवल मेरी माँ की नहीं है, हर माँ की, हर स्त्री की यही स्थिति है। तो वो मैं 2 लाइनें इसमें सुना देता हूँ। उसी पहाड़ की महिलाओं पर ही वो गीत, पहला गीत मैंने लिखा। सरा बस गाल बोण मां, रोड़ी कूटण मां, युध पीसी बीते ना, वाह। म्यारा सदानी दिन रहना। सरा बस गाल बण लकड़ी कटण युध पीसी बीते ना, म्यारा सदनी दिन रहना। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ? बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक बहुत जो हम लोगों ने आदरणीय नेगी जी का जो बचपन से लेकर जो पहला जो द्वार उनका संगीत के लिए रास्ते पे वो चले, वो हमने सुना। तो यहाँ एक 2 संसार देखिए, एक तो है जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें पद हैं, जो व्यवस्था के उन पदों पर बैठकर बहुत सारे लोग अहंकार में आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसको, अगर जो आप सेपियंस एक किताब है जो युवाल नोवा उसने लिखी है, उसमें वो बड़ा अच्छा फ्रेज यूज करता है, फिक्शनल रियलिटी। फिक्शनल रियलिटी वो रियलिटी है, क्योंकि एक तो रियलिटी सूरज आता है, रोज आता है, वो तो रियलिटी को बदल नहीं सकता है, हम में से कोई नहीं बदल सकता, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी नहीं बदल सकता। और दूसरी है जो फिक्शनल रियलिटी है, जो व्यवस्था है, पद की अपनी जगह है, लेकिन वो है फिक्शनल, वो मस्तिष्क की क्रिएशन है मनुष्य की, वो एक यथार्थ सीमा तक ही है। तो जो असली जो संसार में मानव की जो प्रतिभा है, वो उस व्यवस्था से इतर है, वो फिक्शनल नहीं है, वो उसी प्रकार की जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो सलाम उस कला को किया जाता है और पद उसके सामने कुछ नहीं होता। भले ही उन्होंने ज्वाइन किया था एक क्लर्क के तौर पर, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपको कि आपकी जो कला है वहां पर वो है जो बार्ड बोलते हैं, शेक्सपियर को बोलते थे, होमर को बोलते थे, जिसको हम दृष्टा बोले या संगीत बैलड गाने वाले, वो हमारे बार्ड हैं आप। और बार्ड का मतलब है कि जो एक प्रकार से उस प्रभु के द्वार पर है, तो वहां ये सारी व्यवस्था कुछ नहीं है आपके सामने। मैं आदरणीय लेखक से, जो आपने ये 8 खंड इसके बनाए हैं अपने 100 गीतों के, उसमें जो पहला वाला है जिसमें मुझे वो बहुत पसंद आता है, जिसमें वो आपने गीत रखा है ठंडो रे ठंडो, वो मतलब वो एक प्रकार से जो गढ़वाली पूरी नहीं समझता है, या जो यहाँ के भी तथाकथित देहरादून वाले हैं वो भी, और जो वाकई में जो नहीं जानते हैं वो भी, वो उसकी आत्मा को, हिमालय की आत्मा को पकड़ लेते हैं उसमें, उस गीत में, और उसको बहुत सुंदर, रचना भी बड़ी सुंदर है और गाया भी बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें जो अनुप्रास है, जो उसमें एक प्रकार से एलिटरेशन हम कहेंगे उसमें है, वो बहुत सुंदर है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा उसकी जो आपने व्याख्यान करी है वो थोड़ा सा आप बताना चाहें, और कैसे आपने उसको चुना, और फिर मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे महारथी से फिर अनुरोध करेंगे कि एक लाइन हमें उसकी, उसके बाद सुनाएंगे। जब
नेगी जी का एक गीत आया ठंडो ठंडो, मानिक क्या तो वो रिलीज होते ही इतना मकबूल हुआ कि वो लोगों की रिंगटोन बन गया। हाँ और मैं उस समय डेयरी में दुग्ध विकास का मैनेजिंग डायरेक्टर था। हमारी मिल्क वैन में मैंने वही जिंगल लगवाया, तो जब वो बजता था लोग दूध लेने आ जाते थे। अब उसमें हमारे सारे मिल्क प्रोडक्ट उस जिंगल से बिक रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। तो मैंने उस गीत पे जब गौर किया उस समय, तो मैंने कहा इस नेगी जी ने इस गाने में देखिए पहले यहाँ की भौगोलिकता का सीमा निर्धारण किया है। ऐंच ऊंच यूं हिमालय, वाह, नीस गंगा जी को छाल। हाँ, तो पहले बाउंड्री डिमार्केट कर दी है। ये एक इससे पहले ये आप जो है गढ़वाली गीतों को बहुत सुंदर हिंदी व्याख्या उनकी करके इस पुस्तक में दी है। जी हाँ बिल्कुल। तो डिमार्केशन के बाद है कि छोया छचेड़ा छन पंद्यार, छन बुग्याल ढालदार, वाह वाह वाह, रौला पाखा पण उड़्यार। थोड़ा सा जरा हिंदी में भी व्याख्या कर दे ताकि लोग भी और बाकी भी समझ जाला। ये उसकी नॉर्दर्न सीमा हो गई कि हायर हिमालय है और नीचे गंगा जी का तट है, और इसके बीच में मतलब जितनी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं, रिवर्स हैं, उसके बाद जो हमारी केव्स हैं, डेंस फॉरेस्ट्स हैं, और जो रौला पाखा पण उड़ियार, मतलब इसमें सारा का सारा जो हमारा क्या मतलब उसमें अनुप्रास देखो ना, मतलब कितना जबरदस्त है, मतलब हाँ? ऐसे चलता है जैसे पानी चल रहा हो बिल्कुल, हाँ? उसकी रफ्तार जो है। तो मतलब उसमें फिर बाद में वो भी आता है कि वो फौजी भाई छुट्टी पे, तो फौजी की जो जगवाल हाँ। ठंडी ठंडी, वाह 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 वाह, वो शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड ऑन सम फेस्टिव सीजन। वो मिलिट्री का हाँ। ठंड है, ठंड है, वो भी एक धैर्य है, वो भी एक अपार धैर्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मैं अनुरोध कर लूँ आपसे जरा एक लाइन, ज्यादा नहीं चलेगा, हम आपको गोल पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता, एक लाइन बस है। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा प्यार की हवा ठंडी, पानी ठंडो। ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तो गीत भी और उसकी परिकल्पना और उसकी जो विचारधारा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अति सुंदर। वही है एक दृष्टा वाली बात जो है, बहुत सुंदर। तो मैं आपने एक जो आपने आदरणीय नेगी जी, जो आपने इसमें कुछ ऐसे गीत भी लिखे हैं, जैसे टिहरी के बारे में आपने जो डूबने के बारे में लिखा, वो भी एक बहुत कमाल का, और वो आदरणीय लेखक ने उसको बड़े अच्छे से इसको जो उसमें छांटा है, अपने खंड में रखा है कि एक 1815 में जो नगर बसा और फिर वो लगभग 2000 कब डूबा है, ये 5 में। तो एक पूरी संस्कृति जो समझ लीजिए गढ़ की संस्कृति का जो कोर्ट भी होता था, जो पहले हमारे पहाड़ में चांदपुर गढ़ी से लगभग 10वीं शताब्दी से चलता है, और फिर वो आता है 15वीं शताब्दी में देवलगढ़, देवलगढ़ से फिर वो श्रीनगर आता है, और श्रीनगर के बाद फिर वो गुरख्याणी जब होती है, उसके बाद 1803-4 में हम एक प्रकार से अपनी स्वाधीनता खोते हैं, और 1815 में फिर अंग्रेज़ जब यहाँ आते हैं और वो नेपालियों को परास्त करते हैं, उसके पश्चात जब वो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊँ जो है वो एक प्रकार से कुमाऊँ हिल्स एक अलग वो बन जाती है, तब टिहरी के जो राजा सुदर्शन शाह थे उनको वो क्षेत्र गंगा के पश्चिम में दिया गया, और उन्हों को कहा गया कि भाई अब अपनी आप राजधानी अपनी अलग बना लो। उन्होंने टिहरी जो है भिलंगना और भागीरथी के संगम पर जो बनाया,
और वो एक संस्कृति जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी वो आके फिर वो समाप्त, क्या एक तरीके से उसके नीचे चली गई। संस्कृति तो खैर हमारी जिंदी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग नीचे विस्थापित हुए हैं और आदरणीय नेगी जी जैसे यहाँ हमारी विराजमान हैं वो, लेकिन वो एक जो स्थान था वो हमारा चला गया। तो उस पर बहुत सुंदर आपने व्याख्यान किया है, तो थोड़ा सा उसका व्याख्यान कर दीजिए, फिर मैं अनुरोध करूंगा कि एक लाइन उसकी सुना दीजिएगा। तो डाम का खातिर जो नेगी जी का गीत, तो वो आपकी जब टिहरी में तैनाती रही उस समय, तो नेगी जी की टंग थोड़ा उधर की है, तो इस गाने के लिए नेगी जी ने इतना प्रतीक्षा किया कि जब तक ये वाली जबान, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। वैसे यहाँ जो भाषाविद भी हैं, यहाँ तमाम साहित्यकार बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स बैठे हैं, पीएचडी वाले, और वाइस चांसलर्स हमारी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, विद्वान लोग। जैसे भाषा जो है हर थोड़ी थोड़ी जगह पे नौ कोस पर जैसे बोलते हैं, वो कुछ उसमें उसकी बोली में फ़र्क आ जाता है। ऐसे ही गढ़वाल में भी, कुमाऊँ में भी थोड़ी थोड़ी अंतराल पे कुछ फ़र्क है। थोड़े देश में ही जैसे सब जगह है, हमारे हम लोग ने सबसे ज़्यादा देश में नौकरी करी है, तो वो भाषा जो है वो टिहरी की जो टिरियाल है, टिरियाली जो भाषा है उसको, जबकि पूरी गढ़वाली वहीं मतलब सलाण साइड की जो है वो अलग है, इस तरफ की गंगा की इधर की जो भाषा है उसकी मास्टरी करी। अब आप बताइए। तो मतलब विस्थापन हो गया, जलमग्न हो गया शहर। अब वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं वो लोग अलग अलग जगह उन लोगों को पुनर्वास किया गया। तो नेगी जी ने जब ये गाना गाया और ये लॉन्च हुआ गाना, तब लोगों को सीरियसनेस कि जितने लैंडमार्क्स हैं उस शहर के, बड़ा पाइगनेंट गाना है साहब, क्या बनाया वो, मतलब जितने उसके लैंडमार्क्स हैं, और बुजुर्ग पिता के जरिए फौजी लड़के को कि अब आ रिदा तू लंबी छुट्टी लेके जा, और लास्ट टाइम इसको देख ले कि जहाँ तू घुटनों के बल चला, जहाँ तूने चलना सीखा, जो हमारी किचन गार्डन थी, जो हमारे सरसब्ज खेत थे, बहुत बढ़िया, और जो वहाँ के लैंडमार्क्स हैं कि रज्जा को दरबार, इवन वहाँ सिंगोरियों की दुकान, जो पहाड़ी मिठाई की दुकान थी। बताओ सिंगुड़ी क्या है जो बाकी लोग भी समझेंगे। मतलब वहाँ पर आम का भी बाग था, तो रज्जा को दरबार, आम भगवान, तो सारे क्या लिखी साहब, क्या लिखी है, बहुत ही कमाल। और बुजुर्ग आदमी ये भी कह रहे हैं कि आंखों में रिंगनी रैली सदा नहीं, मतलब आंखों में रह जाएगी, मेमोरी में रह जाएगी, तो लास्ट टाइम पे आ जाओ। तो फिर मतलब इस गाने के बाद वो लोग वहां वापस लौटे और उस दिन वहां जाम की स्थिति आ गई थी। बहुत ही कमाल का है, क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना, आर्थर मिलर ने एक प्ले लिखा है एवरी मैन, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और उसमें मतलब एक प्रकार से जो त्रासदी है वो अरिस्टोटेलियन जो ट्रेजेडी होती है वो किसी राजा की होनी चाहिए, साधारण आदमी की नहीं होती। लेकिन आर्थर मिलर ने उसे कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो साधारण आदमी की है, तो उसने लिखा डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो एक प्रकार से जो एवरी मैन है उसका जो दर्द है, हृदय विदारक जो उसकी संस्कृति का जो अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकता, उसको हमारे बार्ड ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। उसको 2 लाइन सुना दे आप। सर्वे चल रहा था कि किनके कौन कौन से मकान जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, ये सब दूर क्षेत्र में, तो उसका सर्वे चल रहा था। तो मीटिंगों में भी मैं कई बार गया था, तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि वास्तव में ये जो विकास की कीमत चुकाई जा रही है, और मैं वैसे भी मूल रूप से बड़े डामों का विरोधी रहा हूँ, और जो लोग उनका विरोध करते हैं मैं उनके साथ ही मैंने कई बार वो भी किया है, क्योंकि बड़े डामों की वजह से जो है लोगों को पलायन करना पड़ता है, उन्हें अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़ते हैं, अपनी खेती बाड़ी। और पहाड़ की खेती ऐसी नहीं है ये कि उनके बुजुर्गों ने जिस ढंग से उनके बनाया है पीढ़ियों से पहाड़ों को काट के,
तो उनको छोड़ना मुश्किल होता है। ये कोई खरीदे हुए खेत नहीं है कि किसी खेत में आदमी का, उनके बुजुर्गों ने पत्थर तोड़ के पहाड़ों को काट के और फिर उसको बनाया। तो वो उसको छोड़ना, उसको ये करना कि तुम यहाँ से हटो, किसी दूसरी जगह जाओ, बसाएंगे, तो वो दर्द था जो मैंने महसूस किया। मैं रहने वाला पौड़ी का हूँ, लेकिन टिहरी के लोगों का दर्द मैंने वहाँ महसूस किया और फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ इनकी व्यथा कथा भी आनी चाहिए इसमें। तो जैसा कि अभी रायल जी ने बताया कि एक फौजी को इसमें बनाया, बुजुर्ग हो गया, रिटायर करके, लेकिन अपने बेटे को बुलाना चाहता है कि यहाँ पे टाइम बन गया है और अब ये डूब रहा है और तू आके देख जाए एक बार इसको कि जहाँ जहाँ तेरा घर था, जहाँ तू पैदा हुआ, जहाँ तू बड़ा, एक बार देख जाए। तो ये थोड़ा इमोशनल हो गया, बहुत ज्यादा। तो इसमें जब मैं टीवी में उसको गाता था तो उसमें बहुत सारे लोग रोते थे, बुजुर्ग लोगों को आंसू आते। अबारे दांतू लंबी छुट्टी लेक ऐगे भगत आखिर तेरे डूबना लग्यो जा बेटा दाम का खातिर अबारे दांतू लंबी छुट्टी लेक वाह 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 वाह, क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर, वेदना हृदय विदारक जो है और पाइग्नेंट अंग्रेजी में अगर जो मैं कहूँ तो मतलब जो उस संस्कृति का जो भी हम कहें उसका एक नुकसान हुआ, वो पुस्तकों में मेरे ख्याल से सैकड़ों पुस्तक लिख लो आप, ये गीत अपनी जगह जो कह रहा है वो इवोक करता है, बिल्कुल बहुत ही कमाल का गीत। एक जो आदरणीय लेखक जी जो एक ये मोटर वाला जो मोटर चली जो है, इसमें भी बड़ा कमाल का मतलब मतलब आप देखिए ना, मतलब एक भाव देखिए कितना उसमें विस्तार है, एक मतलब बिल्कुल रुला रहा है और दूसरा एक व्यथा भी बता रहा है और साथ साथ एक उसमें हास्य भी बहुत जबरदस्त उसमें है और वो चाल उसकी गाने की ऐसी है जैसे बिल्कुल वो चढ़ रहा है, मोटर चल रही है और उसमें जो शब्दों का ताना बाना है वो इतना कमाल का है। उसका थोड़ा सा हाँ वे का जरा व्याख्या भी कर दिया और तब वे का बात कर ला। तो नेगी जी का जो गीत था ऊंचा निशा डांडोमा चली भाई मोटर चली, इसमें एक मिनट बस, एक ये भी है कि हमारे पहाड़ में मोटर गए हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है और ये मतलब आपको मतलब आप देखेंगे कि इट इज लेस देन 100 years कि जो रोड आपकी कोटद्वार से ऊपर बनी लैंसडोन वाली, हाँ, और फिर लैंसडोन से ऊपर बनी, इधर जो टीरी ये जो आपकी ऋषिकेश से जो नरेंद्र नगर की रोड बनी, उधर जो है इस तरफ ऋषिकेश से देवप्रयाग की बनी पहले और आधे बनी थी, वो सिंगल गेट सिस्टम एक होता था, गेट सिस्टम होता था और ये बहुत ज्यादा बात नहीं है, मतलब खाली मैं कहूंगा जो मुख्य रोड है वो 50 साल से ज्यादा पुरानी, हमारी 50-60 साल से ज्यादा पुरानी कोई रोड नहीं है। तो मोटर जो है पहाड़ में, मोटर एक अपने आप में एक दूसरे किस्म की संस्कृति का प्रवेश था। जैसे अगर बहुत सारी तो ऐसी लेडीज थी कि उनको आप गाड़ी जैसी आएगी दूर से ही उनको पहले उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, अभी वो आई नहीं गाड़ी और सोच के ही एक दिन पहले ही हो जाएगी। तो वो जो एक परिवेश है, वो जो एक अलग किस्म की चीज है, बहुत सुंदर, उसको जरा आगे बढ़ाइए। तो जब शुरुआत में जो रोड कटिंग होती है तो फिर उसमें मोटर पास होती है, कोई अनुभवी ड्राइवर उसमें, तो वो बड़ा समाचार होता है कि रोड पास हो गया ये। हाँ, अब उसमें मेटलिंग अभी नहीं हुई है, वो कच्चा है, अब उसमें धूल धक्कड़ है और वो इतनी नैरो है कि एक पहिया हवा में ही रहता है और हमारे
फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे रामास्वामी साहब, वो नेशनल हाईवे जो हमारा था उसे कहीं कहीं पे वो कहते थे कि वहां पर वो नेशनल हाईवे है। बहुत सही, बहुत सही। तो काल्पनिक है, मतलब हाईवे है नहीं। तो नेगी सर ने जो गाना कि ऊंचा निशा डांडो में, जो पर्वतीय मार्ग है उसमें ऊंचाई है, उतराई है, चढ़ाई है, और फिर वो लंबी दूरी की बस है और वो कैसे रोजमर्रा, क्योंकि एक ही सर्विस है, अब वो रोजमर्रा की बन जाएगी और उसमें तरह तरह की बातें, उसी की इंतजार हो रही है सबकी भाई, इंतजार हो रही है। उसमें मतलब फौजी भाई भी चढ़ रहे हैं, उसमें सौदे वाले भी चढ़ रहे हैं, उसमें फिर कोई जो स्मोक करने वाला भी है। तो अब उसमें इतना ओवर क्राउडिंग हो गई है, तो उसमें 2 बार आता है कुछ है रे निर्भय मौका। निर्भय। और उसके बाद जब ड्राइवर साहब बहुत तूफान बनाए हुए हैं, तो फिर उसे भी बोलते हैं कि कुजान बेकक पहुंचेगी। और पहुंचेगा भी कि नहीं। तो उसमें मतलब रोजमर्रा की जो बातें हैं और जो उसमें होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक करके उसमें थोड़ा बता दीजिए जरा, जो उसमें है ना, जैसे वो पैर नीचे रह गया, उसके अच्छा फिर वो जो उसका सिंदूक रखा हुआ है उसमें वो थोड़ा सा गर्रू हुई हूँ, बड़े फाइन, मतलब उसको मतलब गहराई से सीधा नहीं बोला है लेखक ने, गीतकार ने उस बात को सीधा नहीं बोला है, बस खाली छुआया है बहुत तरीके से। तो उसमें जो है वो बोलता है, कंडक्टर को कैलेंडर कहते हैं कि हे चूचा कैलेंडर, एक खुटू भुई रहेगी जरा हाथ खींची, वो मतलब रनिंग में चल रही है गाड़ी और उसका एक पैर वही रह गया है। और फिर जो बॉक्स है, फौजी भाई छुट्टी आए हैं तो उसमें उनका स्टॉक भी होगा। हाँ, तो बोलता है कि जय हिंद सिपह दादा, जय हिंद सिपह दादा, हाँ चितेगी में बक्सा तेरू गरु किले से ज्यादा। थोड़ा ज्यादा भारी है ये, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो कोटा लाए हो, मतलब कमिटमेंट लेता है। हाँ, जरा जरा हाँ दीदारे मिलते ना भूली। बड़ी आस लगी। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो जरा थोड़ा सा व्याख्या कर दिया तब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ। ऊंचा निशा डांडो मटेड़ा मेरा बाटो मा, ऊंचा निशा डांडो मटेड़ा मेरा बाटो मा, थरा ररा वां वां चली गए मोटर चली, थरा ररा वां वां चली गए मोटर। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये जो शब्द हैं, मतलब अभी जैसे उस पहले वाले में था लठेला, तो मतलब ऐसे शब्द अब मेरे ख्याल से आज के तो लोग क्या समझेंगे क्या। तो ये एक जैसे आर्केक बोलते हैं ना अंग्रेजी में, आर्केक जो शब्द होते हैं, जो एक अब जो शब्द बनता है उसकी जो व्युत्पत्ति होती है वो तो बहुत एक प्रकार से वैज्ञानिक चीज है। हाँ, द इटिमोलॉजी ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ड्स इज, वो तो एक कमाल की चीज है। अब वो उसका एक प्रयोग सैकड़ों साल तक हुआ, फिर वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। अब वो पकड़ के उसको ले आए, उसमें उन्होंने जैसे ही उसको डाला और वो देश दुनिया में अब जा रहा है, तो जो एक भाषा है, एक संस्कृति है, वो पुनर्जीवित हो गई, वो पुनर्जीवित हो गई। बहुत कमाल की चीज़, बहुत कमाल की। जो लेखक महोदय आपके जो ये वाला एक हम कहें कि ऋतु वाला जो है, वैसे तो विस्तार इतना है कि कहीं ऋतु की बात है, कहीं त्यौहार की बात है, कहीं खुदेड़ की बात है, जो मैं कहूँगा विरह कहिए उसको यहाँ हिंदी में अगर जो हम कहें, फिर जो पलायन है, अलग अलग आपके सब उसमें आपने जो बना रखे हैं खंड, उस हिसाब से अगर जो आप देखें कि एक बहुत ही कमाल का वो है कि वो वही समझ सकता है जिसने हिमालय का बसंत देखा हो, जिसने हिमालय का बसंत देखा हो वही उसको समझ सकता है कि वो जो शब्द बुने हैं आदरणीय नेगी जी ने वो क्या है। तो वो ऋतु का आपने जो है ना कि मेरी डांडी काठियों का मुल्क ऐला, तो बसंत ऋतु में तो थोड़ा सा उसका ऋतु गीतों में जो हमारे यहाँ संवत्सर भी शुरू होता है, उस समय बसंत चैत्र में चल रहा होता है, और नव संवत्सर, तो वो हमारे कैलेंडर ईयर का फर्स्ट मंथ है। उस समय जो कुदरत होती है, तो गढ़वाली में उस मौसम को मोयार कहते हैं।
कि उस समय हर चीज जो है मतलब वो पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, हुलसित मौल होगी, जान थी ना। मौल जान थी। इवन जो घाव भी है वो भी जल्दी से अंग्रेजी में कहेंगे उसको थॉइंग, जैसे बर्फ जो जंगल में होती है ना, द स्ट्रॉन्ग ड्यू एंड द स्नो एंड द आइस इन द फॉरेस्ट, और फिर जैसी वो स्प्रिंग आएगा तो उसकी एक थॉइंग हुई। तो वो एक प्रकार से एक प्रतीकात्मक जो है जीवन का पुनर्जन्म हो रहा है, लाइफ दोबारा से अपने आप को वो कर रही है, साइकिल जो है वो कर रही है, और वही मनुष्य के अपने भीतर की जो भावनाएं हैं वो भी मोल रहा है सबको। तो ये बच्चे बच्चियों के जो नाक कान छेड़े जाते हैं उसी समय कि वो एकदम जो है सही हो जाएगा। तो नेगी सर ने जो गाना है वो मतलब अपील है एक कि जब आओगे मेरे मुल्क में तो बसंत ऋतु में आना, और उस समय वहाँ क्या परिदृश्य मिलेगा। 2-3 लाइन वो बता दीजिए, आपको उसका व्याख्यान हिंदी में कर दीजिए ताकि लोग समझ लें, तब फिर वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ। दानियों काठियों का मुल्क जैली बसंत ऋतु में आएगा। और फिर नेगी सर कहते हैं कि वहाँ बुरांस कैसे खिला होगा, रोडोडेंड्रन, और फ्यूली कैसे होगी। वहां पर बोलते हैं कि उनके मुल्क के जो बैक माने जो जेंटलमैन, सुंदर सुदर्शन पुरुष हैं, और वो फेस्टिव सीजन है उस समय होली भी चल रही है, तो बैकों का ठुमका और बांधों का लसका। जो रमणी है, सुंदर रमणी है, जो नायिका है वो बांध है, और जो पुरुष है वो बैक है। और वहां पर जो नेगी सर ने कहा कि उनके चाइल्डहुड में गीत लगते थे, तो वो सुन के आना। और फिर कहते हैं कि सेना दमवा चैत्र की बयार, कि जो बुग्याल है वो बिल्कुल प्लेन है, और उसमें चैत्र की हिमालयन पैस्चर के लिए जो मेडोज हैं, बुग्याल, और उसमें मखमली जो जानवर शाम को लौटते हैं तो घमड़ादी घांडी, जब वो एनिमल्स तो उसके गले की, अब घमड़ादी घांडी देखिए क्या एलिट्रेशन है ना, लुक एट अनुप्रास देखिए, हैं? और फिर उससे जिसे वो एड्रेस कर रहे हैं उससे कह रहे हैं लास्ट में कि वखी फुंडी खतियों होल मेरो बचपन, ओकरी से तो ओकरी की लई। क्या लाइन है? मेरा चाइल्डहुड वहाँ बिखरा हुआ है, नहीं वहाँ गिरा हुआ है कहीं, गिरा हुआ है, मतलब बिखरूं, खते हूँ, खते माने जैसे इसका तो कोई ट्रांसलेशन है भी नहीं, मतलब कोई खते शब्द का कोई ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हिंदी में है ही नहीं, बट क्लोजेस्ट ये कह सकते हैं कि इट इज समवेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड देयर। मेरी डांडी काठियों का मुल्क जैल्यू, बसंत ऋतु मां जय, बसंत ऋतु मां जय। हैरा बण मां बुरांस का फूल, जब बनाग लगाना भोला, बेटा पाखों थे फ्योली का फूल, पिंगला रंग मार ज्ञाना भोला, लैया पैया गुरार फूलूना, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु मां जय, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैल्यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब पानी पिला। ये बहुत वैसे तो जैसा अभी खुद ही आदरणीय नेगी जी कह रहे हैं, उनका विस्तार कार्य का इतना भीषण है, और उसमें से भी छांट के जो 100 गीत हैं वो इसमें हैं, तो वो सब पे तो यहाँ बात होना संभव नहीं है। बहुत मैं कहूँगा सौभाग्य है हमारा कि आदरणीय नेगी जी ने इतना हम लोग ही 3/4 ऑफ a century नाउ, एंड अभी भी मतलब जो प्रवाह है, जो
जो वाणी में वो आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा आप में से कोई प्रश्न, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऐसी कोई हो तो कृपया यहाँ आएंगे। और आइए डॉक्टर देवेश जोशी जी। प्रबुद्ध लोग और सामान्य श्रोता पाठक हमेशा से ये मानते आए हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी डिफरेंट हैं, बाकी गायकों से अलग हैं। लेकिन जब ये पूछा जाता था किसी से भी कि वो डिफरेंस क्या है, तो इसको लोग कहते हैं कि मन में तो है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ, इस किताब ने वो डिफरेंस स्पष्ट किया। बहुत सुंदर। नरेंद्र सिंह नेगी जी के आप इस किताब में आप देखेंगे तो बहुत सारे पक्ष उनके हैं जो भूमिका के उपशीर्षकों के रूप में आए हैं, और वो उनकी खासियत है। लेखक ने बहुत मेहनत से उनको उभारा है। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि इतना सारे काम, जैसे आपने भी कहा कि मल्टी टैलेंटेड एक आदमी कैसे हो सकता है और कैसे कर सकता है। इस संबंध में मेरी तो ये राय है, नेगी जी ने सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ एक काम किया है, दूसरा नहीं, सृजन किया है। शब्दों का सृजन किया है, पहाड़ की आत्मा में बसने वाले नैसर्गिक संगीत को पहचान करके उसका सृजन किया है और उसके अनुकूल स्वर दिया है। उनकी दृष्टि में सृजन था, बाकी ये हमारी और आपकी दृष्टि है, हमने उसमें क्या क्या तलाश लिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। नरेंद्र सिंह नेगी जी से जुड़ना किसी के लिए भी ज़िंदगी भर का गर्व होता है। आप देखेंगे जहाँ पे खड़े हो जाते हैं सेल्फी लेने वालों की लाइन हो जाती है। यहाँ तक प्रचलन में है कि अगर तारीफ ना सही तो नेगी जी किसी की निंदा ही कर दें, वो आदमी तभी फेमस हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने पूर्व जन्मों का सौभाग्य मानता हूँ कि इस किताब की मेकिंग में मेरे को जुड़ने का अवसर मिला, और विद्वान लेखक ने इस मेरे को अवसर दिया, मेरे को इस योग्य समझा कि मैं इस किताब की मेकिंग में जुड़ा। और ये मेरा न लेखक, न नेगी जी, न संस्कृति के प्रति कोई उपकार और कोई भी वो नहीं है, बल्कि मैं इसे अपना सुकून और आत्मसंतुष्टि समझता हूँ। स्वांतः सुखा, जो सुकून मिला उसका वर्णन नहीं, उसकी कीमत नहीं। इस किताब के किसी कोने में शायद मेरा नाम भी हो, उस नाम से उतनी संतुष्टि नहीं होती है जितना कि जो मैंने आत्मसंतुष्टि प्राप्त की इसकी मेकिंग के दौरान, वो प्राप्त किया। अति सुंदर। मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं कहना चाहता हूँ कुछ भी, क्योंकि किताब इतनी मोटी है, साई जी इसका आतंकित करने वाला है, और होना भी था जबकि, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 गीत आए हैं और 1000 से अधिक आपके गीत खाली अंश पकड़ा है, लोकगीतों का सृजन है। जो बात आती है कि बहुत सारी बातें किताब ने स्पष्ट कर दी कि भाई वो डिफरेंस है क्या जो किसी गायक और गीतकार को नरेंद्र सिंह नेगी बना देता, डिफरेंट बना देता। अगर नौसिखिया गीतकार कोई मेरे ख्याल से मुंबई में जाएगा तो पुराने जो गीतकार होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो सिखाएंगे जनता की जुबान में बोलो भाई, जनता की जुबान में बोलो, जनता की जुबान पकड़ो, तब जाके गीत चलता है। तो आपने देखा आज टपोरी जुबान में भी गीत चलते हैं क्योंकि जनता की जुबान है। नेगी जी में वो विलक्षण क्षमता है जनता की जुबान पहचानने वाला। नेगी जी में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं। अभी जो गीत की यहाँ पे चर्चा हुई, सरारा पापा मोटर चली, आपने उनमें देखा कि पापा, आज के बच्चों से पूछेंगे वो कहेंगे भाई ये हॉर्न पापा कहाँ करता है, ये तो टीटी करता है। तो उस जमाने में ब्लो हॉर्न था, आज के ज़माने में पुश हॉर्न है। तो उन्होंने ये देखा कि वो ब्लो हॉर्न जो है, हालांकि ट्रैक के पीछे अभी भी ब्लो हॉर्न ही लिखा रहता है, अभी वो पुश हॉर्न कहीं नहीं आया। तो इस तरह के माइन्यूट डिटेल्स को आप जब अपने गीत में रखते हैं तो हर किसी को लगता है ये हमारा गीत है। दाम का खातिर जो गीत आपने सुना टिहरी का, इसमें बड़ी रोचक बात यह है, बाकी तो बातें आ गई कि वो कखन और लठ्याला जाल जैसे शब्द जो हैं वो टिहरी स्पेसिफिक हैं, वो टिहरी में ही बोले जाते हैं, पौड़ी में नहीं बोले जाते हैं। थोड़ा बहुत जखोली में जो रुद्रप्रयाग का बॉर्डर था वहाँ पे बोले जाते थे, क्योंकि मेरी ससुराल उधर थी तो मैंने सुना था, तो वो शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इस गीत में मुझे ये लगा कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बूढ़े और बेटे का लिया। एक टिहरी पे और भी दूसरा लोकप्रिय गीत आया है, उसमें एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा, बच्चे ने क्या देखा होगा, माँ को क्या बता रहा होगा, कॉन्सेप्ट ही गलत है। और यहाँ पे जो है बूढ़ा है, बूढ़े की जो है वो नॉस्टैल्जिक ज्यादा होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। उसने बेटे को लिखने का लॉजिक है।
लेकिन बेटा माँ को समझा रहा तो इलॉजिकल हो जाता है और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। एक गीत में जो बसंत वाला आपने गीत है, तो उसमें हम कहते हैं, मैं कई बार अपने लेखों में कहता हूँ कि बसंत तो भाई चाहे वो इंग्लैंड का हो, फ्रांस का हो या ईरान का हो, सब जगह फूल पत्ती की तो बात होगी, अलग क्या होगा। लेकिन आपके गीतों में जहाँ पे सिण का सूत आता है ना, सिण का सूत मतलब जो तिनके का जो नाक में पहनती है लड़कियाँ, वो गढ़वाली में तो वो खालिस गढ़वाली बन जाता है और हमारी संवेदनाएं उससे जुड़ जाती या जो हैं। बड़ांग लगती, बड़ांग। जी जी जी। हाँ, बुरांश, अरे बड़ांग शब्द ही क्या और गजब। एक और गीत में आपने, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि 7 समुद्र पार में 100 साल पुराना गीत है, तो उसमें टाइम स्टैम्प होने भी तो चाहिए। आपकी खाली कहने से नहीं होता कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का गीत है, लगना भी तो चाहिए। आपने उस गीत में बे शब्द का प्रयोग किया और आपके समकालीन और आपसे पहले के जो लोग गायक थे उन्होंने माँ शब्द का प्रयोग किया। यहीं पे वो चूक गए और यहीं पे नेगी जी का जो डिफरेंस है वो सिद्ध होता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है, वो नेगी जी से ये कि एक गीत में आया था जिस पे मेरे ख्याल से आपके गीतों की ये भी विलक्षण विशेषता है कि एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उस शब्द का ये अर्थ निकालो वो भी सही, वो अर्थ निकालो वो भी सही। तो इस पे थोड़ा सा मेरा कुछ और मानना था, रयाल जी का कुछ और मानना था। हम नेगी जी से ही जानना चाहेंगे कि वो मेरा ढबरा हर्चिगेन गीत में वो पधानी डबरी है या पधानी डबरी है? दोनों सही है, पधानी डबरी है तो भी सही है और पधानी डबरी है। एक और गीत में आपका है मंदिर सी पसर क्यों, पदानों की ढेवरी। हाँ, तो मैंने यही बोला था वो पदानों की। लेकिन आपने जो उसका पधानी डबरी का है वो उससे भी ज्यादा बेहतर है। वो भी सही है। यही लिटरेचर है, यही लिटरेचर है, यही लिटरेचर है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी हाँ। कि अगर केवल मेरे गीत छापने होते तो ये किताब जो है 300 पेज के बजाय 100 पेज में आ जाती। लेकिन इसमें लेखक ने वो सब कुछ डाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे लगता है कि मेरा इसमें 20% है नहीं। और बाकी 80% जो है वो रयाल जी का है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। जो आपकी टिप्पणी थी बहुत सुंदर, गहन, और आपने इस पर काम भी किया है पुस्तक पर, बहुत बढ़िया। आएंगे डॉक्टर आशीष जी, कृपया आएंगे। सभी परिवार का हार्दिक अभिनंदन और फुलवारी के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार कि आज मुझे पहली बार लाइव सुनने को मिला सर आपको। और मेरा प्रश्न लेखक जी से भी है, रयाल सर से भी, और अगर उसका आंसर नेगी सर भी देना चाहेंगे तो देंगे। नेगी जी कल भी प्रासंगिक थे, अतीत में, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और उसकी एक झलक जो है, बहुत अच्छा जो टाइटल है, मैं अभी बात भी कर रहा था, ये उनका एक बहुत अच्छा गाना है जब वो आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। तो उसमें मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा लेखक भी बताएंगे। हाँ, वो टाइटल वो गढ़वाली जो गीत का, जब सवेरे बोल जब सुबेर होली, पुराना डाला खांगरा होए के नई लगुले ते साल देला। तो वास्तव में इसीलिए नरेंद्र सिंह नेगी प्रासंगिक हैं और यूनिक हैं कि वो नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि किस तरह पुराना जो अतीत है उसके सहारे ही नए भविष्य हम नहीं रहेंगे लेकिन तो कृपया हमारे बोल रहेंगे। और दूसरा जो गाना है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगता है मुझे, वीर भड़ू को देश बावन गढ़ू को देश, जिसमें समग्र इतिहास गढ़ का उन्होंने समाया हुआ है। तो आजकल मैं अपनी बेटी को भी वो सुना रहा हूँ कि कम से कम जो हमारे रजवाड़े थे या गढ़ जो पुरुष थे उनके बारे में समझने को मिले, तो बहुत अच्छा है। और ज्ञान की दृष्टि से भी आपके सारे गीतों में समग्रता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शीर्षक गीत था सर, तो उसको बोल फिर जब रात खुलली, तो शाहिर का एक गाना था, बोल फिर जब रात खुलली, जब कल फिर जब रात खुलेगी, यानी सुबह होगी। तो वो गीत है जो गढ़वाली में बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर आशीष ने करी है, और उसको बहुत अच्छा छांट के लेखक ने रखा है। हाँ, तो उसमें हालांकि वो गीत नेगी जी ने 94 में लिख दिया था, और मेरे ख्याल से आपकी बेटर हाफ उस गाने को नहीं सुनती हो। हाँ, नेचुरली तो वो आशावादिता और यथार्थ पे गाना है कि कल जब फिर सुबह होगी, धरती में नई पौध जमेगी, अंकुरित होंगी, और फिर है कि पुराना डाल ठाकरा हुए। हाँ, मैं तो नहीं रहूंगा पर मेरे बोल रहेंगे, मेरे गीत रहेंगे, तुम दगड़ी मेरा गीत रहेगा। पुराना डाल ठाकरा हुए तो नई लगुलियों सारा दिया। वाह वाह। तो जो पेड़ जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसकी सूखी ब्रांच को हम बेल लता गुल्मों को सहारा दें, सपोर्ट करने के लिए। और इनडायरेक्टली वो है कि जो ये अनुभवी पीढ़ी है ये न्यू जेनरेशन को गाइड करेगी।
और फिर नेगी जी ने उसमें इतने शानदार बिंब योजना कि गोद की जो छोटी बच्ची है, देखते देखते वो बहू बनेगी और फुलमुंडिया सास, सफेद बालों वाली सास बने, 2 लाइन में 3 पीढ़ियां। और फिर ये भी है कि वो आने वाली बहुओं को सताएगी। हाँ। अभी वो आपकी गोदी में है, वो अभी गोदी की बच्ची है। तो मतलब नेगी जी ने उस गाने को, और वो मतलब जीवन दर्शन है आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये गीत तो बहुत लंबा गीत है, लेकिन ये तो वास्तविकता है, हम सबके साथ है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल गीतकार के ही साथ होता है। सभी लोग अपने पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो वही भाव थे इस गीत में कि हम तो नहीं रहेंगे, ये तो शाश्वत है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा रहेगा। कुछ लोग पुस्तकें छोड़ जाते हैं, कुछ लेखक लोग अपने बच्चों के लिए ये उम्मीद में ये कहीं पढ़ेंगे इनको। नमन सबको नमन। सर बहुत बहुत आदरणीय नेगी सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और गीत एक ऐसी विधा है, मैं सिर्फ शुभकामनाएं देने आई हूँ और एक छोटा सा संस्मरण बताने आई हूँ कि भले ही हम गढ़वाली नहीं हैं सर, मैं 2 साल पहले हमारी 1.5 साल की बच्ची हमारी गाड़ी में जा रही थी और रोती थी पहाड़ों में, और उसको जैसे ही हम लगाते थे ठंडो रे ठंडो पानी, वो चुप हो जाती, और जैसे ही हम बंद करते उस गीत को तो वो फिर रोना शुरू कर देती। तो सर आपके गीत में वो जादू है कि भाषा कोई मायने नहीं रखती है, और हम सभी आपके गीतों का बहुत बहुत आनंद लेते हैं। इतने सुंदर कार्यक्रम सजाने के लिए आप सर रतूड़ी सरकार, रतूड़ी मैम का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मैं सहभागिता ली हूँ तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। सबको, दीदी को और सबको नमन करती हूँ सर मैं। श्रीमती अन्नू जी आइए। अन्नू जी अभी तुरंत हाँ, दिल्ली से आई हैं सीधा। हाँ। इसको बोलते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत बहुत उत्साहित थे आपके कार्यक्रम के लिए, और मैं अपनी माता जी का आपको नमस्कार प्रणाम भेजना चाहूँगी। मम्मी की बहुत इच्छा थी आने की, पर आज आ नहीं पाई। खैर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी रयाल, पहले तो नेगी सर का, कि उन्होंने इतने अच्छे गानों का सृजन किया। फिर रयाल सर का कि उन्होंने ना केवल संकलित किया, हम पहाड़ी लोग तो फिर भी समझ सकते हैं आपके गानों को, हम आपके गानों के साथ पले बढ़े हैं बिल्कुल, लेकिन जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती है वो अपने उसको पढ़ने लायक, उसको समझने लायक ये जो व्याख्या दी है वो बहुत ही सुंदर है। और फिर अपनी प्यारी फुलवारी का सर का और मैम का, कि जिन्होंने हमें ये इतना सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम आपसे रूबरू हो सकें। और जहाँ बातों की चर्चा हो रही थी तो मेरी मदर इन लॉ कभी कभी बताती है कि गांव में जैसे पहली बार जो मोटर में बैठी थी लेडी, उनका नाम ही मोटरी दीदी हो गया था। सो इस तरह के मतलब ये छोटे छोटे जो वो है, किसी का मकान बनते वक्त जिनका बच्चा हुआ उसका बच्चे का नाम ही मकान सिंह रख दिया। सो मतलब इतने हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं कि उसको सबने इतनी आत्मीयता से अपने गानों में वो दिया। और मैं तो ये बोलूँगी कि सर तो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर, जो मेरे फादर भी डॉक्टर थे सरकारी महकमे में, तो हमारा भी कुछ बचपन गढ़वाल में बीता है। चमोली गढ़वाल जब हम जाते थे, और उस टाइम तो प्राइवेट टैक्सीज नहीं होती थी, तो हमारे क्योंकि घर में दूर दूर तक कोई भी ना बीड़ी पीता है ना सिगरेट पीता है, तो वो जो बीड़ी और सिगरेट वाली बात जो आपने रिलेट की है उसे हम सच में इतना हमारा मुश्किल भरा सफ़र होता था वो, अगर कोई आगे पीछे की सीट में अगर कोई बीड़ी पीने वाला बैठ जाए तो वो बहुत ही आप रिलेटेबल चीज़ों को आपने इतनी सुंदरता से उसको किया है कि सब यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेट होता है। और पर्यावरण के बारे में मुझे आपका वो गाना उसका जिक्र नहीं हुआ कि डाली काटेली तो माटी बगेली, ना कूड़ी ना पुंगड़ी ना ढोकरी बचली, ना काटा तो डाल्यूं ना काटा, दीदा डाल्यूं ना काटा
तो डाल। आज के उत्तराखंड में ये बहुत 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 बड़ी समस्या हो गई है कि हम विकास के लिए हम बहुत कुछ कुर्बान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रासंगिक गाना है आज के। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई और सज्जन या देवी आइए, आदरणीय मंजू जी आइए, आइए आइए। आदरणीय मंच व प्रभु फुलवारी को मेरा प्रणाम निवेदित है। बस मैं एक शब्द कहना चाहूँगी कि आदरणीय रयाल सर ने एक गुलबंद गढ़ा है। जो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो गीत हैं उनका एक विश्लेषण करके एक गुलबंद गढ़ा है। गढ़ना मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो गहना होता है, बड़े जो गुलबंद है हमारे पहाड़ का, बड़े एहतराम के साथ गढ़ा जाता है और उसके जो केंद्र बिंदु है, जो नगीना है, आदरणीय नरेंद्र सिंह सर जी है जी। और समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि गीत सरारा पौपा है, या जैसे गाड़ी का है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे सरारा पौपा, गाड़ी आ गई तेज़ी से भागते हैं, उनके लिए मतलब वो एक त्यौहार है। और एक गीत है आदरणीय सर का कि मंग तू बेटा उड़ जा बथौमा मजा कर ले पिंगला पतौमा। तो मंगतू जो है, जो फौजी भाई होता है, वो उसकी सगाई हो जाती है और चिट्ठी जब आती है तो उसमें पीली हल्दी लगी होती है, तो वो सब समझ जाते हैं कि घर में सगाई हो गई है। तो बड़ा एक वो आह्वान गीत है, उनका उल्लास है। बाद में शायद बॉलीवुड ने भी फिर उन गीतों को संजोया है। और लेकिन मैं एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय रयाल सर को आखिर क्यों व्याख्या करनी पड़ी पुस्तक की, क्यों उन्होंने सोचा कि मैं इन शब्दों की, जो पहाड़ी शब्द हैं, न्योला, छोया जो धरती से पानी फूटता है हमारे पहाड़ी घरों में बरसात में, ओबरा जो होता है, छोया फूट जाती है, गदेरे है, डांडा है, घसेरी है, क्या बुन तब कोई काम हो जाता है वो नहीं हो पाता है तो क्या बुन तब, क्या कन तब ये सब कहा जाता है। तो डांडा है, कांठा है, रौले हैं, और जो बसंत का गीत है, मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया का कोई भी जो बसंत है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो पहाड़ का बसंत है उसके मुकाबले में कोई बसंत नहीं है। और जैसे कि पुस्तक में लिखा है कि बॉब डालन या भूपेन हजारिका या आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह सर जी ने जो गीत गाए हैं, भूपेन हजारिका ने असम की लोक संस्कृति को सींचा है, या बॉब डालन ने मिसिसिपी नदी या अमेरिका की आत्मा का जो संघर्ष है या जो राजनीति है उसको जो सींचा है। लेकिन जो आदरणीय नरेंद्र सिंह सर ने जो माँ गंगा और जो पहाड़ नंदा का मायका है, देवी भगवती का मायका है, उसको सिंचित किया है, उसके लोक जीवन को सिंचित किया है, मैं कहना चाहूँगी। और आदरणीय रयाल सर ने, क्योंकि एक मैं कहीं समीक्षा पढ़ रही थी कि आदरणीय सर का एक नशाखोरी के खिलाफ एक गीत है, तो जो युवा थे उसको बिना शोक गीत है वो, कि दारू पी के क्या होता है, वो उनको बिना सोचे समझे वो उस पर नृत्य कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये कुछ खुश होने का है। तो मेरे ख्याल से आदरणीय रयाल सर ने जो ये कवायद की है और ये जो रत्न गढ़ के, मैं रत्न कहना चाहूँगी, वो इसीलिए कह रहा है कि जो गैर गढ़वाली भाषा के जो लोग हैं, या जो उसको राष्ट्रीयता मिले, हिंदी में आके लोग समझे उस गीत को। और आदरणीय नरेंद्र सिंह सर ने जो गढ़वाल की जो संस्कृति को सिंचित किया है, गढ़वाल की संस्कृति को लोग जाने, और किस तरीके से जाने, जो नरेंद्र सिंह सर जी के जो गीत हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जो गढ़वाल की जो सरजमी है, उसकी जो लोक संस्कृति है, पर्यावरण है, बेटी बहुओं का जो दर्द है, जो उनका संघर्ष है माँओं का, कि सदानी ऐसी रहती हैं वो, हम भी अपनी माँओं को, वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो घास लाना, रोटी बनाना, गाय पिजाना, मक्खन करना, और मक्खन से मैं कहना चाहूँगी अंत में कि आदरणीय रयाल सर ने बड़ा, जैसे डखुली होते हैं ना हमारे यहाँ पहाड़ में मट्ठा करते हैं, तो मट्ठा डखुली चला के उसका मट्ठा निकाला है, और हमारे पहाड़ में कहते हैं नौण निकाला है। तो ये पुस्तक एक नौण के समान है। इतना कह के मैं अपनी बात बहुत समाप्त अच्छे, करना बहुत अच्छे, चाहूँगी। शुक्रिया। बहुत अच्छे। आइए आदरणीय शिव मोहन सिंह जी। मैं गढ़वाली भाषा भाषी नहीं हूँ, लेकिन 40 साल से आपके गीतों को सुन रहा हूँ, चाहे खेतों में रुपाई करते हुए
महिलाएं हों और पुरुष हों, या डांडे में भेड़ बकरी चराने वालों के कंठ से, आपके गीत प्रकृति, परंपरा, परिवेश, ऋतु, तमाम पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए आपने सृजन किया है। और पहाड़ के हवा और पानी की तरह से आपके गीत भी पहाड़ों से निकलते हैं और बीबी से लंदन तक तहलका मचाते हैं। एक प्रश्न इतने महान गीतकार से केवल कि क्या कोई कसक अभी रह गई है जिस पर आपने सृजन न किया हो, अभी या स्वर न दिया हो, कोई शेष रह गया है? ये तो कभी खत्म नहीं होता, ये ऐसी चीज है। कसर तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये उम्र की भी एक मजबूरी होती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सारी इच्छाएं एक जन्म में पूरी हो जाएं। ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए जो अगर रह भी गया होगा तो उसके लिए दूसरा जन्म लेंगे, और आप भी कहीं ना कहीं किसी जन्म में होंगे, ये भी निश्चित है। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला फिर शुरू होगा, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। तो कसर तो गीत ऐसी चीज है, अभी कोई घटना घट जाए उस पर भी गीत बनता है। कसर ऐसा नहीं है कोई प्लान करके हमने लिखे हैं गीत प्लान करके, लेकिन वो कुछ दूसरे किस्म के गीत थे जिनका, लेकिन होता यह है कि कुछ भी घटते हुए अगर हमने देख लिया है उसमें भी गीत बन जाते हैं। बहुत सारे गीत हमने ऐसे ही लिखे हैं। कुछ घटनाएं चलते चलते यहाँ से अगर घर चले जाएं तो बीच में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो उसमें हम देख देते हैं। अब सुबह सूरज को उगते हुए सब देखते हैं, लेकिन जो कवि हृदय व्यक्ति होगा उसका नज़रिया ही थोड़ा सा अलग होगा, उसके देखने का नज़रिया दूसरा होगा। और बाकी दुनिया तो सब देख ही रही है, धूप आ रही है, लेकिन उस धूप पे भी गीत किस तरह, धूप आने से जनजीवन कैसे में जैसे खलबली मच गई है, लोग किस ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बारिश आती है तो बारिश सभी जानते हैं कि बारिश आ रही है, उस बारिश में हमारा ग्रामीण जीवन कैसे उथल पुथल मच जाता है, वो उसमें गीत बन जाते हैं। तो ये कसर तो रहेगी जब तक जीवन रहेगा, वो कसर पूरी तो नहीं भी हो पाई होगी, तो फिर देखेंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, आखिरी सवाल, आइए। नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, इसलिए बहुत सारी बातें हो गई। मैं सिर्फ रयाल जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक इतनी सुंदर आपने लिखी है, आखिर आपके दिल में क्या भाव आए कि हालांकि ये सबकी इच्छा होती है कि नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर कोई लिखे, पहाड़ के पर्वतीय अंचल के व्यक्ति की तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि उन पर कुछ लिखा जाए, लेकिन आपके जहन में क्या ऐसी बात थी कि आपने ये सोचा कि इस पुस्तक को मूर्ति रूप दिया जाए और ये जाने सबके सामने? पैकेज है नेगी जी के पास, तो मैंने महसूस किया कि हम लोगों के घरों में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसे शब्दों को पूरा समझ नहीं रही, फ्रेजेस कम हो रहे हैं और मूल बातें भी, और जो धारा प्रवाह मुहावरेदार बोलने वाले लोग हैं वो आखिरी जनरेशन है, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी 1200 साल की वो धीरे धीरे छीजती जा रही है। बहुत अच्छा। तो इसलिए ये हुआ कि उस बहाने कहीं बहुत सुंदर चर्चा। और मैं सर्वप्रथम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय नेगी जी और आदरणीय रयाल जी जो लेखक है इस पुस्तक के, दोनों के लिए एक जरा बढ़िया सी ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज यह पुस्तक पर और इतने बड़े कलाकार के साथ हम लोग यहाँ बैठ के, लेखक ने हमें यह सौभाग्य प्राप्त कराया। मानव के जो सबसे उच्च कोटि के मूल्य हैं वो ऐसे हैं कि वो केवल उत्तराखंड या भारत तक सीमित नहीं, वो समग्र मानव जाति के लिए, और ये एक उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वो सर्वमान्य ऐसे मूल्य हैं जो मानव जाति के लिए मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण हैं। तो
हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज ये अवसर हमें आदरणीय नेगी जी ने दिया, और बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखने के लिए, जैसा अभी ये बात हो रही थी कि अब नेगी जी के गीत और उनमें क्या कोई कर पाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा विशाल काम है उनका, उनके। लेकिन जैसा अभी रयाल जी ने कहा है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, उनके लिए जो पुस्तक है ये एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट है, जिसने उसको पकड़कर एक बहुत विशाल चीज़ को कुछ हद तक उसको पकड़कर रखा है, और ये रहेगा हम सब के बीच में। और जैसा वो गीत है, भले ही हम भी ना रहें, वो चीज़ रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राधा जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन कर पाए। आप में से जो ऑडियंस ने क्वेश्चंस पूछे या जो आपके कमेंट्स थे, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत रोचक रहा। और अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मैं भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन समय नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि संगीत और गीत, और जैसे नेगी जी के गीत संगीत में जो विषय हैं, ये किसी भाषा से सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल हैं, ये सार्वभौमिक है। क्योंकि जैसे मेरी माँ और मेरी नानी जो अवध के लोकगीत गाती थीं, और जैसे मैं बंगाल में रही तो बंगाल के जो लोकगीत हैं और जो नेगी जी के गीत हैं, उन सब में मुझे एक सिमिलैरिटी मिलती है। और भाषा, मतलब गीत संगीत की कोई भाषा नहीं है, तो आपके गीत सीधे दिल को छूते हैं, दिल को प्रभावित करते हैं। और जैसा अभी उषा जी ने कहा कि उनका बच्चा भी, छोटा बच्चा भी ठंडो रे ठंडो सुन के चुप हो जाता था। लेखक को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे विषय पे लिखा, और जो भावी पीढ़ियों के लिए आपने एक इस विरासत को आप आगे ले जा रहे हैं। तो ये एक खजाना आप भावी पीढ़ियों को दे रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं अंत में नेगी जी से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं गढ़वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं गढ़वाली सीखना चाहती हूँ, और आपके गीतों ने मुझे बहुत सारे शब्द सिखाए, उसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ। और एक आपका ही गीत है जो मेरा बहुत ही प्रिय गीत है, और अंत में मैं एक लाइन उसकी आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ अंत में, धन्यवाद के साथ साथ। घुघुती कुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी है ऋतु चैत की, हो ऋतु चैत की। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सम्मानित मित्रों को बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से आपने लगभग 2 घंटे की चर्चा को सुना। और मेरा वही अनुरोध रहेगा कि बिना थोड़ा सा अल्प आहार लिए और चाय पिए बिना कोई भी नहीं जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर कारगी रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर।